एवरीवन, इस वीडियो का टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है? एरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है? आरबीसी। और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब हो गया आरबीसी का फॉर्मेशन। आरबीसी का फॉर्मेशन वैसे तो बोन मैरो में ही होता है। बोन मैरो में सारी सेल्स बनती हैं, आरबीसी ही सारी सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारी सेल्स बनती हैं, वो बोन मैरो में ही बनती है। और इसका जो बनने का टाइम पीरियड होता है 7 से 9 डेज, 7 से 9 दिन लगते हैं एक आरबीसी को बनने में। और बोन मैरो की क्या स्ट्रक्चर होती है? जैसे ये बोन है, ये आपकी बोन है, तो इसके अंदर बीच में होती है, जो बोन मैरो होती है वो बीच में होती है, यहाँ इसका फॉर्मेशन होता है। अब जैसे कि देख सकते हैं अलग अलग जगह पे, वैसे तो सारी सेल्स बोन मैरो में ही बनती हैं, लेकिन जैसे फीटस यानी कि बच्चा यूटस में है, इन फीटस, तो यहाँ पे जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो वो योल्क सैक होता, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो। बोन मैरो में तो बनती हैं सारी सेल्स, लेकिन अलोंग विथ जब बच्चा इन फीटस होता है, फीटस में होता है, तब इनसे भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। योल्क सैक क्या चीज़ होती है? ये यूट्रस के अंदर एक सैक टाइप स्ट्रक्चर होती है, जो कि बच्चे को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। तो ये होती है। और इसकी आरबीसी की बात करें तो आरबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब कितने दिन एक आरबीसी कितने दिन जिंदा रहती है, तो एक आरबीसी 120 डेज जिंदा रहती है, उसके बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इन फीटस योल्क सैक, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, इनमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर डिलीवरी के बाद में बच्चा इन चिल्ड्रन मतलब बच्चा हो जाता है, तो बोन मैरो वो फाल बोन, यानी कि सारी, मैंने बताया था, सारी जो सेल्स हैं वो बोन मैरो से ही बनती हैं। तो चिल्ड्रन में बोन मैरो फाल बोन्स। आउट ऑफ चिल्ड्रन हो या एडल्ट हो, बोन मैरो में ही बनती है सेल्स। तो जैसे कि देख सकते हैं बोन मैरो तो कहाँ कहाँ बनती है? वैसे तो सारी बोन्स में ही बनती हैं, लेकिन मेनली कहाँ बनती हैं एक तरह से ज़्यादा? तो स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, स्कल, पेक्टोरल, ग्रेडल। स्टर्नम आगे की तरफ होता है, स्टर्नम जो कि रिब्स को जोड़ता है, और वर्टिब्रा ये आपकी पीछे आ गया है, और ये स्कल आ गई है आपकी, और पेक्टोरल, ग्रेडल मतलब कंधे जो होते हैं ये। और आपका आ गया अपर ऑफ ह्यूमरस, अपर की साइड पेक्टोरल से नीचे, पेक्टोरल के नीचे ह्यूमरस है, जो अपर लिम्ब में आती है, ह्यूमरस बोन। यहाँ पे भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। लोबर ऑफ फीमर, नीचे फीमर बोन होती है, हिप जॉइंट से नीचे को फीमर बोन होती है। यहाँ पे ही फीमर बोन में इसका फॉर्मेशन होता है आरबीसी का।
यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, जो बोन मैरो है, बोन मैरो इन स्टेम सेल्स, यानी कि बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं जो कि किसी भी सेल्स को बनाने का काम करती है। और इस सेल्स को आजकल प्रिजर्व भी किया जाता है, क्योंकि जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, जब बच्चा पैदा होता है, जब अम्बलाइकल कॉर्ड को काटते हैं तो काटने से पहले वहाँ का ब्लड ले लिया जाता है, क्योंकि अम्बलाइकल कॉर्ड में भी स्टेम सेल्स आती हैं, उनको प्रिजर्व कर लिया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी ऑर्गन में बच्चे के कोई प्रॉब्लम आती है तो ऑर्गन को बनाने में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो स्टेम सेल्स हैं तो हर जगह हर तरह की सेल्स को बनाती है। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए बोन मैरो में, तो जैसे कि वह कह सकते हैं बोन मैरो डिप्रेशन, तो हर तरह की सेल्स डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। यह BM बोन मैरो डिप्रेशन। अगर बोन मैरो डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि बोन मैरो में स्टेम सेल्स होती हैं, और बोन मैरो का डिप्रेशन हो जाए तो जो स्टेम सेल से बनने वाली सेल्स हैं सारी डिक्रीज हो जाएंगी। जब सारी डिक्रीज हो जाएंगी तो बोन मैरो डिप्रेशन को एप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। एप्लास्टिक मतलब इसमें कोई सेल्स नहीं है, एप्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। तो इस कंडीशन में डिक्रीज क्या क्या चीज़ें होंगी, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, अदर सेल्स सारी हो जाएंगी डिक्रीज। और एप्लास्टिक एनीमिया का कॉमन कॉज है, कॉज मतलब कारण है, कि आजकल कैंसर थेरेपी होती है। जैसे कि कैंसर थेरेपी में ड्रग्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स देते हैं, कंडीशन में ये सारी सेल्स माइनस हो जाती हैं जब कीमोथेरेपी दी जाती है। तो इस कंडीशन में जो कैंसर का पेशेंट है, इस पेशेंट को एक ऐसी जगह रखा जाता है जहां पे इन्फेक्शन होने के चांस कम रहें। तो हमने एरिथ्रोपोइसिस तो पढ़ लिया है कि कहाँ कहाँ RBC का फॉर्मेशन होता है, और अब देखना है कि RBC का फॉर्मेशन कैसे होता है। स्टेज वाइज देख सकते हैं। कि स्टेम सेल किस तरह से RBC का फॉर्मेशन करती हैं। तो जैसे कि हीमोपोइसिस मतलब RBC का फॉर्मेशन कैसे होता है। हीमोसाइटोब्लास्ट यानी कि ये स्टेम सेल्स होती है, हीमोसाइटोब्लास्ट स्टेम सेल्स हैं। हीमोसाइटोब्लास्ट यानी हीमो मतलब हीम, यानी जो सेल्स प्रोड्यूस कर रही है उसके लिए हीमो यूज किया जाता है। चाहे कोई सी भी सेल्स हो, RBC हो या WBC हो, अदर सेल हो, तो उसके लिए हीमो मतलब हीम। और साइटो जो है सेल के लिए यूज होता है, और ब्लास्ट जो प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है उसको कहते हैं। और फाइनली सेल्स को साइट्स कहते हैं। फाइनली सेल्स को साइट्स कहते हैं। जैसे RBC एरिथ्रोसाइट और WBC ल्यूकोसाइट। साइट्स मतलब RBC एरिथ्रोसाइट, तो साइट्स फाइनली सेल्स होती है। प्रोड्यूसिंग करने वाली सेल्स को ब्लास्ट कहते हैं, जो मतलब जो ल्यूकोसाइट से
एरिथ्रोसाइट्स, लीकोसाइट्स, उनको जो प्रोड्यूस करने वाली सेल्स को ब्लास्ट कहते हैं। मतलब ये ब्लास्ट, अभी देखेंगे आगे को, ये ब्लास्ट है, ब्लास्ट। तो ये प्रोड्यूस कर रही है किसे? साइट्स को। जैसे एरिथ्रोसाइट बनाना है, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन होना है, तो ये ब्लास्ट सेल जो होती है, ये मदर सेल होती है। सेल को ब्लास्ट कहते हैं, जो मदर सेल है। तो यहाँ जो सेल है वो हीमोसाइटोब्लास्ट, जो साइड सेल को प्रोड्यूस कर रही है, और इसकी दूसरी सेल का नाम PUSC होता है। PUSC मतलब प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल्स। मतलब ये बहुत तरह की सेल, प्लूरिपोटेंट मतलब ये बहुत तरह की सेल बना सकती है, और अनकमिटेड ये किसी के लिए कमिटेड नहीं है। मतलब एक के लिए कमिटेड नहीं है कि हाँ आरबीसी बनाएगी ये स्टेम सेल, ये किसी के लिए कमिटेड नहीं है। ये टाइम टू टाइम हर सेल के लिए अनकमिटेड है। हर सेल पे मतलब कमिटेड तो होती है, लेकिन फिलहाल जो स्टेम सेल है ये अनकमिटेड है, ये कमिटेड नहीं है किसी के लिए, किसी के लिए कमिटेड नहीं है। और अब यहाँ से स्टेम सेल से स्टार्ट हुआ, तो ये स्टेम सेल अब आरबीसी के लिए कमिटेड हो गई है। मतलब आरबीसी को प्रोड्यूस करेगी, आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी, बनाएगी, तो ये अब हो गई कमिटेड। आगे को जैसे क्या WBC अदर सेल हैं, तो उनको बनाएगी, तो उनके लिए कमिटेड होगी। फिलहाल जो ये स्टेम सेल्स होती है अनकमिटेड होती है, और अब जो कमिटेड हुई है तो ये आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए कमिटेड हुई है, आरबीसी का फॉर्मेशन करेगी। तो उसके लिए देख सकते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, प्रो मतलब पहली एरिथ्रोब्लास्ट, फिर उसके बाद में जो कन्वर्ट होती है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट, और फाइनली सेल्स जो बनते बनते प्रोड्यूस हो गई है रेटिकुलोसाइट्स। ये सेल ब्लड में आ जाती है हमारी, ये ब्लड में नहीं आती है, ये बोन मैरो में ही इनका फॉर्मेशन होता है। ये ऊपर की जो सेल्स हैं सारी, लेट से ऊपर की, जो प्रेरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट, ये सब सारी जो सेल्स हैं वो बोन मैरो में ही मैड होती हैं। और होने के बाद में रेटिकुलोसाइट सेल ये आपके ब्लड में आ जाती है, और यहाँ से जो इमीडिएटली प्रेशर पड़ता है तब आरबीसी, तुरंत आरबीसी बन जाती है, एरिथ्रोसाइट हो जाती है। रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट, ब्लास्ट साइड में कन्वर्ट हुई, फिर ये इमीडिएटली तुरंत प्रेशर लगा इसका, ये ब्लड में आ जाती है वैसे तो, लेकिन ब्लड में आके फिर ये तुरंत प्रेशर लगाती है और आरबीसी फाइनली। ये और ये सेल बिल्कुल सेम होती हैं, फर्क इतना होता है कि आरबीसी, ये सेल आरबीसी से बड़ी होती है, रेटिकुलोसाइट सेल आरबीसी से बड़ी होती है। उसके बाद में इमीडिएटली मतलब तुरंत प्रेशर लगाएगी और ये छोटी होकर आरबीसी सेल हो जाएगी। तो हमने आरबीसी के स्टेज तो पढ़ लिए हैं, कैसे कैसे मैच्योर होती है। अब आरबीसी के फैक्टर्स देखते हैं, क्या क्या फैक्टर्स इसके आरबीसी के नंबर को बढ़ाते हैं, घटाते हैं। देखते हैं क्या क्या रेगुलेट होता, कैसे कैसे रेगुलेट होता। रेगुलेशन में हम देख सकते हैं, हमने 3 में डिवाइड कर लिया है, हार्मोन्स, डाइटरी, अदर। तो हार्मोन्स में देखते हैं हम एरिथ्रोपोइटिन, एंड्रोजन हार्मोन्स, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन्स, जीएच, गिरोथ्रम्बिन हार्मोन्स। और इसमें आ जाते हैं अब डाइटरी में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। डाइटरी में ये चीज़ें लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए। कॉपर, कोबाल्ट और आपका विटामिन C, प्रोटीन्स। अदर में आ जाता है हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड, इंट्रिंसिक फैक्टर। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे रेगुलेट कर रहे हैं। तो आपको ये आ जाता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स। तो ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स जो कि ये किडनी से सिक्रेट होता है और आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए किडनी डिसीज़ के केस में एनीमिया होना बहुत कॉमन है।
अगर किसी की किडनी ख़राब हो जाए उसमें एनीमिया होना बहुत कॉमन है। और अब देख सकते हैं हम एंड्रोजन हार्मोन्स और नंबर ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इंक्रीज। एंड्रोजन हार्मोन्स इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, यानी कि जो ये एंड्रोजन हार्मोन्स है तो ये आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आरबीसी के नंबर को बढ़ाता है। इसीलिए मेल में फीमेल से आरबीसी के नंबर ज़्यादा होते हैं, फीमेल में आरबीसी के नंबर कम होते हैं। इसीलिए अब आ जाता है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन्स। क्या आ जाता है? एस्ट्रोजन हार्मोन्स नंबर ऑफ आरबीसी मतलब डिक्रीज करता है, डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी। इसलिए फीमेल में आरबीसी का नंबर कम होता है, इसीलिए फीमेल में आरबीसी का नंबर कम होता है मेल से। आप देख सकते हैं जीएच जो थायरोक्सिन हार्मोन्स है आपका, इम्पोर्टेंट हार्मोन्स ऑलमोस्ट बॉडी एक्टिविटी के लिए एंड आरबीसी ऑफ सिंथेसिस हेल्पफुल, आरबीसी के सिंथेसिस के लिए भी हेल्पफुल है और बॉडी एक्टिविटी के लिए, जिससे क्या जैसे फीमेल में या मेल में समय से जैसे क्या स्तन का इंक्रीज हो जाना और इन सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और आप देख सकते हैं हार्मोन्स हमने देख लिए हैं। अब डाइट्री में आ जाते हैं। डाइट्री में क्या क्या लेना ज़रूरी होता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए? आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, कॉपर, कोबाल्ट, निकल, विटामिन सी, प्रोटीन्स। अदर में हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। हम आयरन को देखते हैं। आयरन और फॉलिक एसिड, आयरन जो होता है तो हीमोग्लोबिन के लिए, मतलब जब आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है। और फॉलिक एसिड, विटामिन B12 आरबीसी के मैचुरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो आयरन डिफिशिएंसी से इनकी कमी से आरबीसी की सेल्स छोटी होगी। फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इंपॉर्टेंट हीमोग्लोबिन के लिए, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए, ये दोनों चीज़ें। आयरन हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन है उसके फॉर्मेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और विटामिन B12 फॉलिक एसिड ये मैचुरेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता है आरबीसी के। तो अगर आयरन की डिफिशिएंसी हो जाए, अगर आयरन और फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन में हम जो कहते हैं हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। हाइपो मतलब कम, क्रोमिक कलर, क्रोमिक मतलब कलर, और माइक्रोसाइटिक माइक्रो मतलब छोटा, और साइटिक मतलब सेल, मतलब हाइपोक्रोमिक कम और छोटी सेल हो जाती है अगर विटामिन B12 फॉलिक एसिड और आयरन की डिफिशिएंसी हो जाए आरबीसी की फॉर्मेशन के टाइम। तो क्या कहेंगे? हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहते हैं। और अगर आरबीसी का मैचुरेशन होते टाइम, आरबीसी का मैचुरेशन होते टाइम अगर विटामिन B12 फॉलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो जाए, अगर कमी हो जाए तो आरबीसी का मैचुरेशन नहीं होगा। जैसे बताया था कि आरबीसी का मैचुरेशन होते समय सेल का साइज घटता रहता है, मतलब जब स्टेम सेल से आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो सेल का साइज जो होता है बड़ा होता है, स्टेम सेल।
और जैसे जैसे मैचुरेशन होगा वो घटता रहता है। और अगर मैचुरेशन बीच में अटक जाए तब सेल का साइज बढ़ जाता है, क्योंकि सेल जब मैच्योर हो रही है तो सेल बड़ी है, मैच्योर होते होते वो घटती जाती है। और अगर बीच में मतलब मैचुरेशन नहीं हो तो किसकी डिफिशिएंसी हो जाएगी? विटामिन B12 फोलिक एसिड की। और बीच में अटक जाए तो सेल का साइज़ क्या होगा? बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बड़ा सेल छोटा होती जा रही है, जो सेल्स RBC बनती जा रही है वो बड़ी सेल्स छोटी होती जा रही है, तो उसका साइज जो बढ़ जाएगा। तो क्या कहेंगे? अगर सेल अगर साइज बढ़ जाए, मतलब बीच में अगर मैचुरेशन रुक जाए, तो उस कंडीशन में कहेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो क्या कहेंगे? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया या मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इस कंडीशन में सेल का साइज बढ़ जाता है, इसलिए इसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहा जाता है। अब आ जाता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी, इट इज़ इंक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये आयरन का एब्जॉर्प्शन है उसको बढ़ाता है इन इंटेस्टाइन। विटामिन सी मतलब इंटेस्टाइन में ये विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन करती है इंटेस्टाइन के अंदर। और जैसे हमने बताया था कि ये आपका हाइपोक्सिया हाई एल्टीट्यूड है, तो हाइपोक्सिया क्या होता है? हाइपोक्सिया ये क्या करता है? हाइपोक्सिया तो हाइपोक्सिया हाई एल्टीट्यूड, दिस इज इंक्रीज ऑफ सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। ये हाइपोक्सिया जो होता है तो हाई एल्टीट्यूड पे ये सिक्रेट होता है। कैसे? एग्जाम्पल, जैसे कि पहाड़ों पे जब जाते हैं तब वहाँ के लोगों में RBC की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि जब हाई एल्टीट्यूड होता है, जब ऊपर जाते हैं तब एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन सिक्रेशन के लिए हाइपोक्सिया बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब एरिथ्रोपोइटिन जो है, जो किडनी से सिक्रेट होता है, उसके लिए हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कम हो जाना बहुत, मतलब हाइपोक्सिया होना बहुत ही ज़रूरी है एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन बढ़ाने के लिए। इसलिए हाई एल्टीट्यूड पर जब जाते हैं तो वहाँ के लोगों में, उनके कान तक लाल होते हैं, उनमें RBC का नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए कि वहाँ पे एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन एकदम बढ़ा हुआ रहता है। वहाँ पे जो हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, मतलब वैसे नहीं, बॉडी के लिए नहीं, नेचुरली कम होती है हाई एल्टीट्यूड पे जाने के बाद, इसलिए RBC का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हाइपोक्सिया का फैक्टर यही है, हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचते हैं तो हाइपोक्सिया हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाता है। तो ये हाइपोक्सिया जो है एरिथ्रोसाइट सिक्रेशन के लिए, एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन्स है उसके सिक्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोक्सिया। इसलिए RBC का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन का कम हो जाना। तो किडनी से एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, इसलिए RBC का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है। आता है आपका इंट्रिंसिक फैक्टर, यह सिक्रेट ऑक्जेंटिक सेल ऑफ स्टोमक। यह इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करता है ऑक्जेंटिक सेल, जो कि कहाँ से होता है? ऑफ स्टोमक। और इसका काम है इंक्रीज द विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन। लेकिन यह विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन टर्मिनल इलियम में होता है। और जो हीमोग्लोबिन के लिए विटामिन B12 और आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे कि कपल प्लानिंग करते हैं बेबी की, तो उससे पहले जो लेडी सलाह देती है वो आयरन और विटामिन B12 फोलिक एसिड की टैबलेट की सलाह देती है कि इसको कंटिन्यू लो। और बच्चे के
लगभग फीटस के 3 मंथ तक इसको देने की सलाह दी जाती है, विटामिन B12, फोलिक एसिड को और आयरन को, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर कुछ बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर होता है, इसलिए बच्चे को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए विटामिन B12, फोलिक एसिड की डिफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए इसको रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। सो ऑल अबाउट द एरिथ्रोपोइसिस, RBC फॉर्मेशन, हेमोपोइसिस। थैंक यू सो मच।